हे हेलो वेलकम। देखो आज की इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि आईआईटी जैम का जो हमारा पेपर है उसमें इनऑर्गेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनऑर्गेनिक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब रिवाइज करने का टाइम है, एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी, बिलीव में तुम उनको अच्छा से कर लोगे तो इनऑर्गेनिक तुम्हारे लिए बर्डन नहीं रहेगा। इनऑर्गेनिक में बस ज़रूरत है तो स्मार्ट स्टडी करने की, ठीक है। मैंने खुद आईआईटी जैम दो बार क्वालिफाई किया है। मैंने IISER मोहाली में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और मैं खुद अभी आईआईटी कानपुर में हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, तुम बस वीडियो को अंत तक देखो। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी तुम्हारे लिए लेके आऊँ, मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे आईआईटी जैम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं सारे ही मेजर चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करूँगी और उनके मेजर टॉपिक्स को। द फर्स्ट इज आवर पीरियोडिसिटी। फर्स्ट इज आवर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो जेड इफेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जेड इफेक्टिव मतलब स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल से तुम जो जेड इफेक्टिव निकालते हो, बस इसमें बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें तुमको प्रैक्टिस कर लेना है कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के और स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के तुमको प्रैक्टिस कर लेना है। पेरीफेरी पे भी कर लेना है। कहाँ कहाँ पे कर लेना है, पेरीफेरी पे और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के, पेरीफेरी पे और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के, इनके तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जेड इफेक्टिव का स्लेटर्स रूल से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर लैटिस एनर्जी। इसके कैलकुलेशन, लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन यूजिंग बोर्न-हैवर्ट साइकिल। इसको बोर्न-हैवर्ट साइकिल, ठीक है। अगर इस साइकिल को यूज करके लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वन मोर दैट इज फॉर्मूला, कपुटिन्स्की इक्वेशन होता है, ये सब तुमने पढ़ा होगा। इस इक्वेशन को यूज करके कैसे हम लैटिस एनर्जी को फाइंड करते हैं, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तुमको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक तुमको देखना है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी तुमको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमेशा ही तुमको विजिबल होते हैं, उनके तुमको देख के रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट कम्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी ऑर्डर तुमको और एक आ जाता है हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कम टू बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही मेजर पार्ट है, ये और कोऑर्डिनेशन, इसी से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो हेयर वी हैव बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में बच्चे फर्स्ट इज बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो तुम्हें सारे ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग से हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। आयनिक बॉन्डिंग से मैं ये भी कह रही हूँ कि थर्मल स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड का क्या होता है। तो तुम्हें जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सबके, ग्रुप 1 के हेलाइड, ग्रुप 2 के हेलाइड, ग्रुप 1 के ऑक्साइड, ग्रुप 1 के नाइट्राइड, ग्रुप 2 के नाइट्राइड ग्रुप, तो सबके सल्फाइड, सबके सल्फेट, सबके कार्बोनेट, सबके नाइट्रेट, इनके तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट कम्स टू वेस्पर थ्योरी, मतलब अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम आ रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमें क्या पता होना चाहिए। तो हियर कम्स टू वेस्पर थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्या आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री। और हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हो रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। कहीं पे क्या होता है, dx² y² होता है, कहीं पे क्या होता है, dz² इन्वॉल्व होता है। तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड दीज ऑल आर कंसेप्चुअल, बिलीव मी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है। जब तुम हाइब्रिडाइजेशन सीखते हो, अगर तुम्हें पता है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो तुम्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट कम्स टू योर एमओटी। एमओटी में बच्चे यू हैव टू अंडरस्टैंड
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक, N2 का सारा देख लेना है, O2 का सारा देख लेना है, F2 का, इसमें देखना है कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आएगा वो एग्जिस्ट करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा या नेगेटिव आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होता है एमओटी का कंसेप्ट पूरा। और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक में CO, HF, CN इन सब का तुम्हें देख लेना है। फिर तुम्हें FMO पता होना चाहिए, फिर तुम्हें होमो पता होना चाहिए, लूमो पता होना चाहिए। व्हाट इज FMO? तो FMO is my frontier molecular orbital. FMO is my frontier molecular orbital. LUMO is my lowest occupied molecular orbital. तुम्हें नॉन बॉन्डिंग molecular orbital पता होना चाहिए, ठीक है। किसका होमो कौन है, किसका लूमो कौन है, ये सब पता होना चाहिए। किसका FMO कौन है, ये सब एमओटी में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। और जो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक सारे स्पेसीज के तुम्हें एमओटी आने चाहिए, ठीक है, जो भी तुम्हारे मेजर्स हैं। अब आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में तुम्हें पता होना चाहिए किसकी डायपोल मोमेंट 0 है, किसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, कौन सा बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड पोलर होना और मॉलिक्यूल पोलर होना बोथ आर डिफरेंट थिंग। मैंने कहा CCl4 इसमें सारे बॉन्ड ही पोलर है, बट ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल क्या है, ये नॉन पोलर है, लेकिन CCl बॉन्ड क्या है, पोलर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो N2 ये क्या था, बॉन्ड भी नॉन पोलर था और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर था। तो इस तरीके से तुम्हारे कंसेप्ट दोनों ही क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू कोऑर्डिनेशन। व्हाट टू स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खुद में ही बहुत बड़ा पार्ट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक को अगर मैं मिक्स कर लूँ तो यहाँ पे और ऐड कर लूँ लैटिस एनर्जी, आयोनिक रेडियस, ठीक है, ठीक है, आइसोमेरिज्म मैंने ऐड किया है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, वेस्पर थ्योरी। अच्छा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये सब कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड है, कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन सा पॉलीडेंटेड लिगेंड है, किसकी डेंटिसिटी और हेप्टेसिटी में क्या फ़र्क है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में सारे कंपाउंड के मेजर प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता हो जाते हैं। वेस्पर थ्योरी में तो सारे ही मेजर प्रॉपर्टीज तुम कवर करते हो। जो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जनरली तुम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के ही तुम देखते हो। या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। सबके इंपॉर्टेंट केसेस सारे देख के रखो। कम से कम तो 30 से 35 मॉलिक्यूल जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम प्रैक्टिस ही कर लो इसमें। तो उसका मैग्नेटिज्म देखो, मैग्नेटिज्म में क्या देखना है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, याद आ रहा है, √n+2। इस फॉर्मूला से हम बोर मैग्नेट्रॉन निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट μ=2, है कि नहीं, ठीक है। ये क्या था, ये था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हम जब 3D सीरीज की बात करते हैं तो उसमें ऑर्बिटल मोमेंट 0 होता है, इसलिए वहाँ पे हम ऑर्बिटल मोमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिज्म। फिर आता है तुम्हारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देन कम्स योर, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन किसको बोलते हैं, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है, मतलब डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होती है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके तो सारे ही इसी के एप्लीकेशन में हम क्या सीखते हैं, कलर, स्पेक्ट्रा, इसी का एप्लीकेशन से हम सारा। फिर हम वो सीखते थे T2G, EG में कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। CFT तो बहुत ही अच्छे से, मतलब कोऑर्डिनेशन तो पूरे ही अच्छे से करके जाना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है, ये तो पूरे ही अच्छे से करके जाना है। देन कम तो कलर, स्पेक्ट्रा तुम्हें कलर में पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देता है। तुम्हें इसका लैम्डा निकालना आना चाहिए, लैम्डा, है ना। लैम्डा कैसे निकालते थे, तो याद है तुम्हें, डेलो निकालते थे, ये सब का कंपैरिजन, डेल टी का कंपैरिजन, ठीक है, ये सब का तुम्हें कंपैरिजन पता होना चाहिए। डेलो से लैम्डा कैसे निकालते थे, हम लिखते थे डेलो = hc/λ। डेलो डिपेंड किस पे करता है, तो एब्जॉर्ब्ड लाइट पे डिपेंड करता है, ना कि बाहर आया लाइट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुमको, जैसे देखो मैं जैसे मुंह पे अभी बोल रही हूँ, तुम्हें भी ये चीज़ें बिल्कुल मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देन कम्स योर जान टेलर डिस्टॉर्शन। इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ना है, इसका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेसिक पढ़ना है जान टेलर डिस्टॉर्शन का। जान टेलर डिस्टॉर्शन में तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम देखो कि जेड इन हो रहा है या जेड आउट हो रहा है, इतना भी तुम्हें समझ आता है तो दैट इज़ मोर देन एनफ,
ठीक है। फिर तुम्हें आइसोमेरिज्म में तुम्हें स्ट्रक्चरल भी देखना है, स्टीरियो भी देखना है। स्ट्रक्चरल से देख के तुमको ऐसे पता लगेगा किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कौन देगा, किसकी जो है कंडक्टेंस ज़्यादा है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं स्ट्रक्चरल। अब स्टीरियो आइसोमर्स में तुम्हें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के सारे ही मॉलिक्यूल देख लेने हैं जितने तुम्हारे मॉड्यूल में है या फिर जितने किसी अच्छे किताब में है। इसके लिए तुम अजय कुमार के देख सकते हो कोऑर्डिनेशन का, अजय कुमार में जितने ही आइसोमेरिज्म दे रखे हैं उन सबको तुम प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट कम टू ऑर्गेनोमेटालिक, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी बात समझो तो ये बस 4 घंटे का टॉपिक है, सिर्फ 4 आवर्स ऑर्गेनोमेटालिक। मैं अभी भी शुरू करूँ तो 4 घंटे में जितना मतलब तुम्हारे जो सिलेबस में, ऑब्वियसली ये 4 घंटे का टॉपिक नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में 4 घंटे का टॉपिक है। इसमें तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसके पूरे ही एप्लीकेशन, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या आएगा, किसकी वैलेंसी क्या आएगी, कितने नंबर आएंगे, ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कहीं कहीं हम देखते थे 16 इलेक्ट्रॉन पे भी, जैसे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो 16 इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो उसके लिए 16 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। फिर EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तुम्हें पता होना चाहिए, EAN रूल है कि नहीं। फिर तुम्हें कार्बोनिल का पूरा एमो डायग्राम तुम्हें आना चाहिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन है, इसका होमो कौन है, इसका लुमो कौन है। फिर तुम्हें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में तुमको दोनों ही पता होना चाहिए, MC बॉन्ड और CO बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि मेटल, कार्बन और CO है ना, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, MC और CO। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तुमसे CO बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है या तुमसे MC बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है। और लैम्डा क्या होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, 1/2π√K/μ। जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट और जितना ज़्यादा मास उस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स कांस्टेंट मतलब बॉन्डिंग नेचर पे, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा न्यू होगा। तो ये सब तो तुम डिटेल में पढ़ते हो, बस इतना तुम्हें पढ़ना है इन सब टॉपिक से। नेक्स्ट इज मेन ग्रुप में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि इसमें पढ़ूं क्या। देखो जनरल ट्रेंड्स, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। फिर तुम पढ़ो जनरल ट्रेंड्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब पढ़ो। फिर तुम ये देखो उनके फॉस्फोरस और सल्फर के सारे ऑक्साइड्स देखने हैं, कौन सा हाइपो ऑक्साइड होता है, कौन सा ये सब जितने भी ऑक्साइड हैं फॉस्फोरस और सल्फर के, सबके स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। बोराजिन्स तुम्हें हुई से पढ़ लेना है जी, हुई से। अच्छा, तुम्हें वो भी देखना है जो हम लोग बोलते थे ना, क्लोजो है, नीडो है, एरेक्नो है, हाइपो है, क्लेडो है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बोराजिन्स का ही मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे तुमको सारा हुई से ये पार्ट देख लेना है। तुम्हें सारे ही जो मॉलिक्यूल हैं, जो ग्रुप 1 के सल्फेट हैं, हाइड्रोलिसिस, सबके रिएक्शन विथ AgNO3, NOH के साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन और पानी के साथ रिएक्शन। कार्बाइड्स में फिर 3 पार्ट, कोवेलेंट है या आयनिक है या इंटरस्टिशियल है, कौन सा वाला इंटरस्टिशियल होता है, कौन सा वाला आयनिक होता है, कौन सा वाला कोवेलेंट होता है, तो ये सब एकदम मुंह पे याद होना चाहिए तुम्हें। देन कम्स योर बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक पार्ट में तुम्हें जितना मैंने लिख दिया, हीमोग्लोबिन, इसके सारे कुछ तुम्हें कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। इनका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। मायोग्लोबिन, हीमोसायानिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और FES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो इतना चीज़ अगर तुम्हें पता है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें। हीमोसायानिन, इसमें कौन सा एटम है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मायोग्लोबिन में कितनी बॉन्डिंग हो रही है, कौन सा टेट्रामर है, कौन सा मोनोमर है, कौन सा डाइमर है, ये सब चीज़ें अगर तुम्हें पता है, प्लस कार्बोनिक एनहाइड्रेज में फिर पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, कहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो अगर ये सारी चीज़ें तुमको पता है, इतनी चीज़ें जितना मैंने लिखा है इस PPT में, इस पूरे जितने इसके आजू बाजू जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सबको कवर करो। और इनऑर्गेनिक में उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है तुम्हारे लेवल पे, ठीक है, जो तुमको पढ़ना है एकदम इसी के अनुसार जो तुम्हारा नोट्स है, जो तुम्हारा बुकलेट है उसको देखो, ठीक है, और फिर अपना प्रिपरेशन करो। तो आई होप कि मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक का डिटेल एनालिसिस बता दिया है। ऑल द बेस्ट, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करो, और कोई भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट में डालो। मैं प्रीवियस वीडियो का भी रिप्लाई किया है मैंने। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो सही लगा तो तुमको लाइक करो, अगर हेल्प मिल रहा है तो लाइक करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऑर्गेनिक का एनालिसिस लेके, जल्दी आएगी ऑर्गेनिक की एनालिसिस भी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।